हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। इसमें आपका जो एलिमेंट्स है उनको हमने क्लासिफाई करा है अलग अलग कैटेगरीज़ में। तो सबसे पहले आते हैं हम एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि भाई एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है। तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। ओके, दीज आर कंटेनिंग अ सेम टाइप ऑफ एटम्स लाइक सोडियम है, आपका मैग्नीशियम है, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट्स है। तो इस तरह से 118 एलिमेंट्स अभी तक फाउंड कर रखे हैं साइंटिस्ट लोगों ने, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो है नेचुरल अक्यूरिंग होते हैं और बाकी के जो आपके 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, उनको खुद बना रखा है साइंटिस्ट ने। तो इस तरह से 118 एलिमेंट जो है नॉन है अभी तक। ठीक है, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। भाई क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसको क्लासीफाई क्यों करना होता है? तो क्लासीफाई करना उसी तरह से होता है जैसे हम क्लास में बच्चों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज रहे कि भाई उनकी एजेस क्या है, उनका उनकी कैपेबिलिटी क्या है पढ़ने की। तो उनके इसी तरह से एलिमेंट्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ, उनकी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए उनका क्लासिफिकेशन जो है करना होता है ताकि जो हमारी स्टडी है उसको हम इजी बना सकें। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था डोबेरियन ने दिया था। डोबेरियन ने सबसे पहले चीज़ों को क्लासिफाई करना शुरू करा था, एलिमेंट्स को। तो उन्होंने सबसे पहले जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एक 3 ट्रेड्स बनाए थे कि भाई ऐसा होता है कि जो एटॉमिक मास होता है उन्होंने 3 ट्रेड्स बनाए और उसमें से जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास था वो दोनों के साइड वालों का एवरेज था। इस तरह से उन्होंने ट्रेड्स बना दिए और ये जो ट्रेड है तो ये 3 ही ट्रेड बना पाए थे, ज़्यादा इन्होंने कुछ करा नहीं। तो इसलिए इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट थे, ट्रेड इन्होंने सिर्फ 3 बनाए थे, यानी कि इन्होंने कुल मिला के माने तो 9 एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था। बाकी इनका क्या था कि इसमें ये और ट्रेड्स नहीं बना पाए थे क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे खुद भी, और ना ही ये उनके लॉ एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को ढंग से सेटिस्फाई कर पा रहे थे। तो इसलिए इसको आगे कंसिडर नहीं करा। तो इसकी लिमिटेशन हो जाती भाई 3 ट्रेड्स ही बनाए थे, एलिमेंट्स ज़्यादा थे, तो ये इसको वैलिड नहीं माना गया। अब उसके बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स से हमने अपना एक ऑक्टेव लॉ दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मासेस के अकॉर्डिंग अगर हम उसको रखते जाएं तो क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और एट्थ का जो एलिमेंट होगा, एट्थ नंबर पे एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट की तरह ही बिहेव करेगा। उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो फर्स्ट वाले की तरफ होगा। तो इसमें इन्होंने कुछ इस तरह से ये अपने ऑक्टेव लॉ बनाए। इसमें इन्होंने फर्स्ट नंबर पे जैसे हीलियम, फिर लिथियम, बैरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से रख दिया। तो 7 तो इसने एक लाइन में रखा और जो 8वां है उसको हाइड्रोजन के नीचे रख दिया, क्योंकि इनका मानना था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्लोरीन जैसे ये एक ग्रुप में आ रहे हैं तो ये सेम है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। इस तरह से इन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया। लेकिन ये भी इसकी भी कुछ लिमिटेशंस बाद में सामने आई कि भाई ये सिर्फ कैल्शियम तक तो सही है, लेकिन कैल्शियम के बाद जैसे एटॉमिक मास बढ़ जाता है तो ये उसके बाद फिर ये आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जब मास हमारा बढ़ता है तो उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि भाई इस चीज़ के बाद कोई और एलिमेंट तो नहीं है, यानी कि मास बिल्कुल उसमें नहीं हो रहा था ना, पीरियडिक नहीं है वो मास, वो कहीं पे कम बढ़ रहा है, कहीं पे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे आपका एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो बाद वाले एलिमेंट्स जो हैवी है उनमें ये चीज़ें तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता ये ट्रेड्स। यानी कि उन्होंने तो कहा था कि भाई कैसा है कि 1 वाला 8 के जैसा होना चाहिए, लेकिन कैल्शियम के बाद ये
बिल्कुल भी सही नहीं था कि ये जो जैसे आपका अगर हम बात करें कि भाई पोटेशियम और ये कॉपर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, तो इसको भी फिर आगे कंसिडर नहीं करा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये न्यू न्यू एलिमेंट्स को भी डिफ़ाइन नहीं कर पाया था कि भाई इन्होंने कहा था कि जैसे इन्होंने 56 एलिमेंट्स के लिए बनाया था, हाइड्रोजन से शुरू करा इन्होंने, थोरियम तक इन्होंने इसको क्लासीफाई करा, लेकिन तब क्या है, एक तो इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नए भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, तो ये बता नहीं पाए थे लोग, न्यूलैंड्स ये नहीं बता पाए थे। तो इन्होंने बिल्कुल भी एलिमेंट्स के लिए खाली जगह नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उस टाइम तो प्रोसेस चल ही रहा था, एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, तो इन्होंने न्यू एलिमेंट्स के लिए कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं किया था। अब आते हैं, इन सम केसेस अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स वर नॉट सेम एज इन ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव लॉ में क्या था कि भाई जो पहला वाला था और एट्थ वाला था, किसी किसी केस में क्या हो रहा था कि वो एक जैसे नहीं हो पा रहे थे, है नहीं। हाँ, ये कैल्शियम तक ठीक कर रहा था काम, इस कैल्शियम तक ये सेटिस्फाई था, तो ये कैल्शियम तक ही इसको अगर माना जाए तो कैल्शियम तक ही इन्होंने इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया था, उसके बाद वाली इसमें नहीं। एक तो इन्होंने और एक चीज़ आती है कि इसमें ये कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया था, जबकि ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के मेटल हैं, तो इनको ये भी चीज़ें थोड़ी सी अजीब थी इसमें। अब आते हैं मेंडल पीरियोडिक टेबल। इन दोनों को स्टडी करने के बाद मेंडल ने देखा कि भाई इसको अच्छे से ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब करना ठीक रहेगा, तो उन्होंने क्या करा, एक बढ़िया सा एक सेटअप तैयार करा कि उन्होंने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इन्होंने दोनों ही क्या करा, ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन लिया, और सारे जितने एलिमेंट्स थे उनको उनके साथ रिएक्ट कराना शुरू कर दिया। और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने, जैसे 63 एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे, तो 63 इन्होंने कार्ड्स बना दिए। पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया किसी भी चीज़ को, मान लो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, उसको कार्ड पे लिख दिया भाई कैसे रिएक्शंस हो रही है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, उसको भी उसी कार्ड में लिख दिया कि ऑक्सीजन के साथ ही कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्ट करा के उसकी प्रॉपर्टीज़ उस कार्ड में लिख दी। इस तरह सब की प्रॉपर्टी उन्होंने 63 कार्ड में लिख दी, जितने भी 63 एलिमेंट्स थे। अब उसमें उनको जो सिमिलर कार्ड्स हैं उनको अरेंज करना उन्होंने शुरू कर दिया। मान लो जैसे किसी की प्रॉपर्टी सेम है या मिल रही है, तो उनको एक साथ रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है उनको उठा के अलग रख दिया, और इस तरह से इनको एक एक पीरियोडिक टेबल इनकी बन जाती है। और जो कुछ इस तरह से होती है कि भाई वो इसमें होते हैं 6, तो इसमें होते हैं पीरियड, और ग्रुप होते हैं 8 ग्रुप। और इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, इसको कार्ड्स को रख दिया। अब जहाँ पे इनको क्या है, कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे उन्होंने गैप छोड़ दिया, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो इनके सिमिलर होगा। यानी कि इन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया था पहले कि कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने बाकी है, और उनके लिए उन्होंने जगह भी छोड़ दी। उनके लिए नाम रख दिया, जैसे एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन, एक का, इस तरह से इन्होंने नाम रख दिए कि भाई यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो इस एलिमेंट से मैच करता हुआ होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से मैच करेगी इनकी। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम मेंडल्स के कुछ अचीवमेंट देखेंगे। भाई इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है। तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या करा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले ग्रुप को अलग कर दिया, कि भाई जो एक जैसे हैं उनको अलग निकाल दिया, इन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है। तो इसमें आप ये टेबल देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, ये एक जैसे प्रॉपर्टी वाले थे, इनको एक ग्रुप में इन्होंने डाल दिया। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्लासीफाई कर दिया और गैप छोड़ दिए, जो बहुत ही अच्छी बात थी कि भाई अगर कुछ एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे तो उनको अलग से ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें उसको उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं।
फिर नोबल गैसेस के लिए भी इन्होंने क्या करा कि नोबल गैसेस के लिए अलग से इन्होंने एक ग्रुप बना दिया कि भाई ये नोबल गैसेस जितनी भी होगी वो इस वाले ग्रुप में आ सकती है। कुछ इसकी भी लिमिटेशन बाद में सामने आई कि भाई एक हाइड्रोजन है जो इस तरह से जिसका प्लेस ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो एक आइसोटॉप है, उसके बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, तो उनको ये टेबल में नहीं फिट कर पाए थे नहीं। अब प्लेस ऑफ आइसोटॉप्स, अब हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आइसोटॉप्स थे उनका प्लेस भी इसमें वेल डिफाइंड नहीं था। अब रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, इसमें ये हो रहा था कि भाई एटॉमिक मास कभी बहुत ज़्यादा कम बढ़ रहा था, कभी ज़्यादा बढ़ रहा था, यानी कि डिफरेंस जो था इक्वली नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये पता नहीं चल पा रहा था कि भाई इसके इन इन दो एलिमेंट्स के बीच में एक एलिमेंट आएगा या ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे, तो ये डिफाइन नहीं हो पा रहा था। अब कॉपर और निकल का जो प्लेस है वो डिफाइन नहीं कर पाए थे कि भाई कॉपर पहले आएगा या निकल पहले आएगा, क्योंकि कॉपर का जो आपका अगर हम देखें तो कॉपर का एटॉमिक मास है, सॉरी कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है हमारा 58.9 और निकल का है 58.7। तो इस हिसाब से निकल को पहले आना चाहिए था, कॉपर को बाद में आना चाहिए था, लेकिन मेंडल ने निकल कोबाल्ट को रखा पहले, निकल को रखा बाद में। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उनकी सिमिलरिटीज़ है, तो सिमिलरिटी उनकी जैसे फेरस के साथ सिमिलरिटी है, तो कोबाल्ट ज़्यादा सिमिलर था निकल से, तो इसलिए उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा। तो ये एटॉमिक मास की वजह से थोड़ा इनमें गड़बड़ आ रहा था। अब इसको सुधारते हुए एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया जो हेनरी मॉसले ने 1913 में दिया था। हेनरी मॉसले ने क्या कहा कि भाई जो आपके ये एटॉमिक मास है उनसे ज़्यादा जो किसी चीज़ का अगर हम कहें कि भाई पीरियोडिक फंक्शन जो होता है वो एटॉमिक नंबर ज़्यादा इसमें वो करता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसके पीरियोडिक फंक्शन में होता है, किसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा डिफ़ाइन होती है, ज़्यादा अच्छी तरह से डिफ़ाइन हो पाती है, किसकी वजह से, एटॉमिक नंबर की वजह से, ना कि एटॉमिक मास की वजह से। तो ये इन्होंने हेनरी मॉसले ने कहा, और इन्होंने फिर क्या करते गए, ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर में सीधा सा है कि भाई जिसमें एक प्रोटॉन है वो पहले आएगा, जिसमें दो प्रोटॉन है वो बाद में आएगा, है नहीं। तो इस तरह से उन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनको करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या करा, इन्होंने बनाई एक टेबल जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारे होते हैं 18 ग्रुप और 7 कॉलम। तो जो वर्टिकल हैं वो ग्रुप्स होते हैं और हॉरिजेंटल होते हैं कॉलम। इनमें क्या होता है कि जो आपकी ग्रुप हैं उसमें सिमिलर वैलेंसी वाले हम एटम्स को डालते जाते हैं, सिमिलर वैलेंसी, जैसे फर्स्ट ग्रुप है 1 वैलेंसी वाले आ जाएंगे, सेकंड ग्रुप है 2 वैलेंसी वाले आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये ग्रुप में इसको अरेंज करते जाते हैं। और दूसरा है आपके दूसरे देखते हम, जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो सेम नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कि भाई एक सेल है तो वो फर्स्ट पीरियड में आ जाएगा, जिसमें 2 सेल्स हैं वो सेकंड पीरियड में आ जाएगा, 3 सेल वाले थर्ड पीरियड में आ जाएंगे। इस तरह से हम इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल को डिफ़ाइन कर दिया था, जो यहाँ पे इस तरह से दे रखी है। तो इसमें क्या है, जो येलो कलर के दिख रहे हैं वो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स हमारे इस टेबल में रख रखे हैं। फिर बीच में ये कुछ पिंक कलर के आते हैं, मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये बस चेंज को शो कर रहे हैं। यहाँ पे इधर लेफ़्ट साइड में मेटल्स है, तो मेटल से नॉन मेटल की तरह ये क्या है, इंक्रीज़ होता जा रहा है इनका टर्म। अब जो ग्रीन कलर की दिख रही है सारी मेटल्स हैं, है नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं भाई, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें वैलेंसी क्या चीज़ होती है, एटॉमिक मास कैसे इसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है, ठीक है।
तो वैलेंसी तो सीधी सी बात है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम वैलेंसी बोलते हैं। वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना वो शेयरिंग करते हैं। एटम्स आपस में जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं, नहीं। अब एटॉमिक साइज़ अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज़ जो होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ डिक्रीज़ होता है। अगर हम पीरियड्स में चलते हैं लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ, तो हमारा जो एटॉमिक मास है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा, है नहीं। क्यों उसमें होता है ऐसे कि जब भाई नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है नहीं, और इसकी वजह से जो साइज़ है एटम का वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर हम कहें तो इसमें लिथियम का जो साइज़ है वो बेरिलियम से बड़ा होगा, है नहीं। अगर हम यहाँ कहें कि बोरॉन और कार्बन का अगर साइज़ देखें तो बोरॉन का साइज़ बड़ा होगा, कार्बन का छोटा होगा। यानी कि अगर इस साइड की तरफ हम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ छोटा होता जाएगा, पीरियड्स में छोटा होगा, लेकिन सॉरी ग्रुप में छोटा होगा, है नहीं। यानी कि 13 वालों का जो साइज़ होगा, 13 ग्रुप में जितने एलिमेंट है उनका जो साइज़ है वो 14 वाले ग्रुप से बड़ा होगा, है नहीं, और 14 वालों का छोटा होगा। इस तरह से 15 वालों का और छोटा होगा। लेकिन अगर हम पीरियड्स में चलें ऐसे 1 2 3 करके ऊपर से नीचे की तरफ, तो एटॉमिक साइज़ बढ़ने लगता है। क्यों ऐसा होता है? नंबर्स ऑफ सेल बढ़ने की वजह से। तो भाई नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो हमारा एटम तो बड़ा होता ही जाएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट पीरियड में होते हैं वो एटम छोटे होते हैं, सेकंड पीरियड वाले एटम बड़े होते हैं। इस तरह से इनका साइज़ बढ़ता जाता है। अब अगर हम पढ़ें हैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, तो मेटेलिक कैरेक्टर तभी बढ़ते हैं जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, है नहीं। यानी कि कोई भी एटम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है उसमें उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जैसे ये हमारी जितने भी ग्रीन कलर के एटम्स दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे मेटल है। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टी है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। जैसे लिथियम है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जितनी उसकी वैलेंसी उतने इलेक्ट्रॉन ही लॉस करता है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो गेन करेंगे। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको मेटेलिक कैरेक्टर को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से डिफाइन कर सकते हैं। बाकी बीच में कुछ मेटलॉइड आ जाते हैं जिसमें मैंने कहा था कि वो नॉन मेटल और मेटल दोनों के ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं हमारे वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर है, और ये आपका इस बार यानी कि 2020 और 21 में ज़्यादा वेटेज का है, क्योंकि बाकी सारे कुछ चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स कट गए हैं, लेकिन ये इसमें कोई भी टॉपिक नहीं कटा है। तो इसको आप अच्छे से देखें ज़रा।